हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू पीपल आर डूइंग अमेजिंग इन योर लाइफ। माय नेम इज जय चंदानी एंड आई एम फ्रॉम तर्कशास्त्र। तो दोस्तों, आज हम लोग लॉ के लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। महाराष्ट्र सीईटी लॉ के ऊपर हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर को टारगेट करते हुए है। क्या क्या हम लोग इस वीडियो में देखेंगे? विल गो थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस and the tentative dates for Maharashtra CET Law 2025. Now this is to note कि Maharashtra CET Law जो एग्जाम है वो दो तरह से होती है। एक 3 year कोर्स के लिए होती है और एक 5 year कोर्स के लिए होती है। Today the video is completely for 5 year law program. हम लोग आप लोगों के लिए 3 year law program के लिए भी सेम वीडियो बनाएंगे। So do subscribe to our channel and let's begin. So if we talk about the eligibility criteria of Maharashtra CET Law 5-year program, we'll see that it is very liberal, है ना। दो ही चीजें हैं। पहला चीज है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो नेचुरली 5-year प्रोग्राम है, मतलब 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए है। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने 12th में मिनिमम 45% फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड मिनिमम 40% फॉर SC/ST कैटेगरी स्टूडेंट्स स्कोर करा है, या फिर ओबीसी और कुछ महाराष्ट्र स्टेट की जो स्पेशल कैटेगरीज होती हैं, है ना, वो वाले बच्चों के लिए 42% इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड फॉर 12th। अगर ये स्कोर करा है 12th में तो आप एलिजिबल हैं फॉर महाराष्ट्र सीईटी लॉ 5-year प्रोग्राम। अदर देन दैट, वो स्टूडेंट्स जो अपना रिजल्ट अवेट कर रहे हैं वो लोग भी एलिजिबल रहेंगे महाराष्ट्र सीईटी लॉ 2025 प्रोग्राम के लिए। ऑफ कोर्स अगर वो लोग जो स्टूडेंट्स है दे आर अपियरिंग फॉर देयर 12th इन द ईयर 2025 itself. The age limit, so there is no age limit as such. महाराष्ट्र सीईटी लॉ 2025 या महाराष्ट्र सीईटी लॉ 5-year जो प्रोग्राम है उसमें एज लिमिट नहीं है। दिस इज सेम फॉर 3 year ऑल्सो। 5 साल और 3 साल के कोर्सेज में कोई भी एलिजिबिलिटी एज क्राइटेरिया नहीं है। इफ वी टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न कैसा है सर? now you have to understand कि महाराष्ट्र सीईटी लॉ जो है उसका एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है, which is a computer based test, है ना। there are total 150 questions टोटल। अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो 150 क्वेश्चंस होंगे, जो कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शंस ईच इन दी क्वेश्चंस। टोटल ड्यूरेशन जो है दैट इज 120 मिनट्स, मतलब 2 hours तक पेपर चलेगा। 150 क्वेश्चंस जो है वो 5 सेक्शंस में सेग्रीगेटेड है। क्या क्या 5 सेक्शंस है? पहला सेक्शन है लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, जो कि एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेक्शन बनता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है उसमें 40 है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। बेसिक मैथमेटिक्स से आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे, एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं कि किस लैंग्वेज में एग्जाम होता है, तो लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम इज इंग्लिश एंड मराठी। तो जितने भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं मराठी बोर्ड से, अगर वो लोग महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो दे आर एलिजिबल फॉर मराठी, लाइक दे कैन गिव द एग्जाम इन मराठी लैंग्वेज टू। जो मार्किंग स्कीम है दैट इज +1 फॉर ऑल द करेक्ट आंसर्स। तो मैक्सिमम मार्क्स जो स्कोर किए जा सकते हैं दैट इज 150, एंड द गुड पार्ट इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, है ना, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, काफी लोग पूछते हैं सर डिफिकल्टी लेवल कैसा आता है, तो लेट मी टेल यू, जो डिफिकल्टी लेवल है दैट इज यूजुअली इजी टू मॉडरेट। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो अच्छे कॉलेजेस हैं सच एज GLC मुंबई या ILS पुणे, इसके लिए कट ऑफ जो है वो यूजुअली हाई जाता है, विच इज समवेयर अराउंड 125 मार्क्स। 150 में से 125 मार्क्स लाना एक अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, जहां 150 क्वेश्चंस आपको सिर्फ 2 घंटे में करने हैं, ठीक है। तो दैट्स अ बिट चैलेंजिंग। बाकी जो क्वेश्चंस हैं अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व देम। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट द सिलेबस, किस तरीके का सिलेबस है, एंड ऑफ कोर्स मैं आपको कुछ क्वेश्चन पैटर्न भी बता दूं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सिलेबस क्या है? लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को लीगल प्रिपोजिशंस देखने को मिलेंगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो काफी भर भर के पूछा जाता है ना, फंडामेंटल राइट्स, DPSP,
एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लॉ ऑफ टॉर्ट्स आपको आएगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, क्रिमिनल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ में सिंस क्रिमिनल लॉ जो है वो अमेंड हुआ है, तो क्रिमिनल लॉ से जुड़े हुए जो अमेंडमेंट्स है, बेसिकली न्यू जो क्रिमिनल लॉज हैं, है ना, वहां से भी आप क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लीगल मैगजीन्स पूछी जाती हैं एंड लैंडमार्क जजमेंट्स भी पूछे जाते हैं। किस तरीके से पूछे जाते हैं? यूजुअली प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। क्या होता है ये प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन? तो प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में ऐसा रहता है कि आपको एक प्रिंसिपल बता दिया जाता है, लीगल प्रिंसिपल बताया जाता है, वहां पर लिखा रहता है दिस इज द प्रिंसिपल, है ना। ना अंडरस्टैंडिंग दैट प्रिंसिपल आपको एक फैक्ट दिया जाता है। फैक्ट्स में क्या होगा? फैक्ट में एक इंस्टेंस दिया होगा दैट ए हैज मर्डर्ड बी और समथिंग लाइक दैट, है ना। कुछ ना कुछ आपको फैक्ट दिया जाएगा और आपको वो फैक्ट्स को जज करना है ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रिंसिपल, एंड फिर आपको जो 4 ऑप्शंस में से बेस्ट सूटेड आंसर हो सकता है वो आपको सिलेक्ट करना रहता है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की बात करूं तो क्वेश्चन पैटर्न ऑफ कोर्स इट वुड बी मेजरली डायरेक्ट क्वेश्चंस, आपसे डायरेक्टली इंफॉर्मेशन पूछ ली जाएगी। क्या क्या पूछा जाता है? तो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं पास्ट 1 ईयर के। अब सर पास्ट 1 ईयर मतलब, तो ये समझो कि अगर एग्जाम जो है वो अप्रैल या मई में होती है तो एग्जाम कंडक्ट करने से 15 से 1 महीने पहले तक पढ़ना है ना। 15 डेज का छोड़ सकते हैं, 15 डेज टू 1 मंथ का छोड़ सकते हैं हम लोग। और फ्रॉम देयर टू देयर, तो अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूं तो आप लोग अप्रैल 2024 एग्जाम स्पेसिफिक 2025 एग्जाम के लिए अगर आप अपियर करते हैं तो अप्रैल 2024 से ऑलमोस्ट मार्च 2025 या अप्रैल 2025 तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए। और किसी को अगर ये बहुत ज्यादा लगता है तो दे कैन ऑल्सो रिड्यूस, शुरुआत का थोड़ा सा छोड़ सकते हैं। दैट मीन्स जून 2024 से अप्रैल 2025 तक हम लोग करंट अफेयर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या क्या टॉपिक्स आते हैं? तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स काफी पूछा जाता है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछ सकते हैं, वर्ल्ड के इंस्टेंसेस भी पूछ सकते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन ज्योग्राफी जो है वो स्पेसिफिकली इंडिया से रिलेटेड रहती है, जहां पर आपको नेशनल पार्क, रिवर्स और ये माउंटेन रेंजेस, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। इंपॉर्टेंट डेज एंड स्पोर्ट्स, है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं सच एज योगा डे कब मनाया जाता है ना, या रेफ्यूजी डे कब होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड एनीवेज इस साल हम लोगों ने ओलंपिक्स देखा है, तो ओलंपिक्स हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो महाराष्ट्र सीईटी लॉ 5 ईयर प्रोग्राम हो या 3 ईयर प्रोग्राम हो, या इस साल क्लैट 2025 का एग्जाम जो कि दिसंबर में होगा वो हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक, आरबीआई क्या करता है, सेबी क्या करता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, वगैरह वगैरह, पर कैपिटा इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करूं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर इंडिया इज अ पार्ट ऑफ, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, सच एज ब्रिक्स, सार्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सार्क वैसे अब बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लेता है, बट यस, शांघाई कॉर्पोरेशन एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल। काफी ज्यादातर एग्जाम्स में एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते ही हैं, तो आप लोगों के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी टॉपिक देखना। एंड द लास्ट इज जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां पर आपको यूजुअली कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। इट कैन बी ऑन द फॉर्मूलाज, है ना, पावर का फॉर्मूला पूछ लेंगे, या किसी भी फोर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, यूनिट पूछ सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की बात करूं तो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग नहीं होगा, इसमें क्रिटिकल रीजनिंग भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है ना, और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। तो मैं अगर मैं बात करूं क्रिटिकल रीजनिंग में क्या क्या है, तो क्रिटिकल रीजनिंग एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, उसके साथ सिलॉजिज्म आपको देखने को मिल जाएगा,
सिलॉग्स जिसको बोलते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे और आपको कंक्लूजन क्या हो सकता है, क्या डिराइव कर सकते हैं वो बताना पड़ेगा। इन्फ्रेंसेस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, अजम्पशन एंड इन्फ्रेंसेस, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो फिर आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग देखने को मिल जाएगी। एनालॉजीज, कोडिंग, डिकोडिंग काफी पूछा जाता है। सीरीज के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए। ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन है ना, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कभी कभार लॉजिकल गेम्स और पजल्स भी पूछते हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं उसके ऊपर भी, इजी ही होता है, ठीक है। एंड लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग। किस तरीके का लेवल होता है, तो लेवल इज समवेयर अराउंड मॉडरेट लेवल में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मैं लेवल की बात करूं जनरल नॉलेज की, तो ये लगभग मॉडरेट टू हार्ड होता है, बिकॉज जनरल नॉलेज हमेशा थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। जनरल नॉलेज में अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो गेस करना मुश्किल होता है। लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग आप मॉडरेट कंसिडर कर सकते हो, इजी टू मॉडरेट। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करा है तो आपको इजी लगेगा, है ना। इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश जो है डिफिकल्टी की बात करूं तो अगेन इजी टू मॉडरेट। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर करा है, 1 साल के लिए लगभग प्रिपेयर करा है, तो आपको इजी ही लगेगा, इजी टू मॉडरेट लेवल लगेगा। क्या क्या पूछा जाता है, वोकैबुलरी, इडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस ऑफ कोर्स, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। अब वोकैबुलरी पे ऐसा डायरेक्टली ऐसा नहीं कि वोकैबुलरी पूछ लेंगे, हो सकता है एंटोनिम्स पूछ लें या सिनोनिम्स पूछ लें, हो सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ ले, तो वो कंप्रेहेंसिव आ जाता है जब भी हम लोग इनकी बात करते हैं। स्पॉटिंग एरर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जहां पर आपके लिए ग्रामर पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो जब हम लोग इसके सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स लिख रखे, लेकिन इसका सिलेबस थोड़ा सा और वाइड हो जाता है, जहां पर आपको इंग्लिश में ग्रामर भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। स्पॉटिंग एरर्स, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज दैट हेल्प्स इनटू फाइंडिंग द एरर्स, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्पॉटिंग एरर्स में। फिल इन द ब्लैंक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, यहाँ पे ग्रामर का वापस से यूटिलाइजेशन होता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट और रीडिंग कंप्रहेंशन भी देखने को आपको मिल सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेसिक मैथमेटिक्स की, तो बहुत सारे बच्चे जो लॉ में जाते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र सीईटी लॉ 5 ईयर प्रोग्राम के लिए हो या फिर क्लैट एग्जाम के लिए हो, वो सारे ही बच्चों को मैथ से पता नहीं क्यों डर लगता है। आई डू अंडरस्टैंड कि काफी ज्यादा बच्चे जो लॉ की तरफ जाते हैं वो ह्यूमैनिटीज से रहते हैं या कॉमर्स के रहते हैं, तो उनको एक मैथ्स का फियर रहता है। लेकिन लेट मी टेल यू, इट इज बेसिक मैथ्स, 10th तक का मैथ्स पूछा जाता है। टॉपिक की बात करूं तो इट इज मोस्टली अरिथमेटिक, है ना, मोस्टली अरिथमेटिक होगा, पर आपको कुछ बेसिक अलजेब्रा के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। बेसिक ज्योमेट्री जिसमें मेंसुरेशन इंक्लूडेड अगर हम लोग कर दें तो वो पूछा जा सकता है। डेटा इंटरप्रिटेशन, अगेन डेटा इंटरप्रिटेशन इज बेसिकली ग्राफ्स एंड एवरीथिंग, लेकिन जो टॉपिक है वो जो आपको उसके लिए सीखने की जरूरत है वो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही है। और नंबर सिस्टम से भी आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। इवन आप क्वेश्चन जो है अ बिट परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि तो ये सिलेबस हो जाता है, बेसिक मैथमेटिक्स काफी इजी होता है, इजी टू मॉडरेट लेवल होगा। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें कि सर टेंटेटिव डेट्स क्या होंगी 2025 के लिए, तो वो सारे बच्चे जो 12th पास आउट्स हैं या वो बच्चे जिन्होंने महाराष्ट्र सीईटी का इस साल एग्जाम दिया था, दे वांटेड टू अपीयर फॉर दैट, लेकिन उनको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पाए अनफॉर्चुनेटली, कुछ बैड डे के कारण, और उन लोगों को एक और अटेम्प्ट देना है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जो नोटिफिकेशन है वो लगभग अक्टूबर के बाद आ जाएगा, है ना। हम लोग अक्टूबर या अक्टूबर के बाद से पोस्ट दिवाली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं रिलीज हो जाएगा। और जो एडमिट कार्ड्स हैं, ठीक है, अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन कब तक होगा, तो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो जनवरी या फरवरी 2025 से स्टार्ट होती हुई दिख जाएगी आपको। जो एडमिट कार्ड है वो आपको अप्रैल में मिल सकता है, देयर इज अ गुड चांस कि आपको मार्च में भी मिल जाए। लेट मी टेल यू कि इस साल जो एग्जाम है वो मई में हुआ था, आई डू नो, लेकिन आपको ये भी समझने की जरूरत है कि इस साल इलेक्शंस थे,
है ना। अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 में जो महाराष्ट्र सीईटी लॉ 5 ईयर का एग्जाम हुआ था, दैट वाज इन अप्रैल मंथ इटसेल्फ। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अप्रैल में हो, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्स होती है और अगर मई में सारी एग्जाम्स हो जाती है तो वो क्लैश हो जाता है, जैसे इस साल भी सीयूईटी के साथ क्लैश हो रहा था महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम का। ठीक है, महाराष्ट्र सीईटी और एग्जाम डेट की बात करूं तो अगेन अप्रैल में ही एग्जाम एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगी। महाराष्ट्र सीईटी लॉ 2025 के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको अप्रैल में ही देखने को मिल सकते हैं, टूवर्ड्स द एंड या मई के फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएंगे, और जो काउंसलिंग है वो आपको मई और जून में कंप्लीट होते हुए दिख जाएगी। ठीक है, नाउ दिस इज इट। अगर मैं बात करूं तर्कशास्त्र की, तो एंड तर्कशास्त्र वी हैव बीन टीचिंग लॉ स्टूडेंट्स क्वाइट फ्रिक्वेंटली। हम लोगों ने काफी अच्छे रिजल्ट्स भी दिए हैं, और हम लोग आप लोगों के लिए एक 1 ईयर कंप्रेहेंसिव प्रोग्राम ला रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स जो महाराष्ट्र सीईटी लॉ 2025 टारगेट करना चाहते हैं। क्या क्या मिलेगा आपको? तो आपको जो सेशंस है वो हाइब्रिड मोड में मिलते हैं, दैट इज कि आपको ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस एक ही क्लासरूम में मिल जाती है, सो दैट आपको क्लासरूम कभी भी मिस ना हो। ठीक है, सेकेंड इज कि आपको काफी कंप्रेहेंसिव बुक्स और हैंडआउट्स मिलते हैं, है ना, बहुत अच्छे बुक्स आपको मिलेंगे, सो दैट आपको भटकना ना पड़े बुक्स के लिए। फिर भी अगर आपको रेफरेंस बुक्स के लिए जाना है तो वी दी मेंटर्स एट तर्कशास्त्र आपको सजेस्ट करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आप लोग ले सकते हैं, रेफर कर सकते हैं फॉर योर एग्जाम्स। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। लेट मी टेल यू, ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है महाराष्ट्र सीईटी लॉ। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों का कंटेंट अच्छा हो, सबसे पहली चीज, और दूसरा आपके मॉक टेस्ट, आपके टेस्ट देने की जो हैबिट है वो अच्छी हो, सो दैट आप लोग जज कर पाओ कि आप कितने अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। विद तर्कशास्त्र आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, काफी मिलते हैं, सो दैट आपका एक अच्छा प्रिपरेशन बन जाए। आपको हमारे पोर्टल पे, सो यू गेट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, यू गेट अगर आप हम लोगों के साथ जुड़ते हैं तो आप लोगों को ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म मिलता है, जहां पर आप लोगों को सेक्शनल टेस्ट, क्लास पीपीटीज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं, है ना। टॉपिक वाइज टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपको मेंटरशिप मिलती है ना। एंड आई गेस किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कोई मेंटर हो जो आपको हैंड होल्डिंग करके आपको वो एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करे, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे डाउट्स कभी कभार आ जाते हैं। हम लोग एट तर्कशास्त्र वी इंश्योर कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ अगर एसोसिएटेड है तो वो अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचे। सो प्लीज, अगर आपको लगता है कि आपको हमारे साथ ज्वाइन करना है, आपको डिटेल्स जो है, जो कॉन्टैक्ट नंबर है और सारी डिटेल्स जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, ये वीडियो को लाइक एंड शेयर करना दोस्तों, अपने जितने भी दोस्त हैं जो महाराष्ट्र सीईटी लॉ का एग्जाम देना चाहते हैं। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट जो हर बार करते हैं हम लोग, कि कमेंट बॉक्स में प्लीज हमें सजेस्ट करना कि कौन से वीडियोस हम लोग आप लोगों के लिए बनाए। आपको कट ऑफ जानना है महाराष्ट्र सीईटी लॉ की एग्जाम्स का, कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं वो जानना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपको जानना है प्लीज हमें बताना। आपको क्लैट एग्जाम के बारे में भी जानना है, या आपको कोई जीके के टॉपिक पर एक वीडियो चाहिए, वी विल ब्रिंग दैट टू यू। हम लोग आपकी पूरी सहायता करेंगे, आप भी हमें मोटिवेशन देते रहना। थैंक यू सो मच गाइज, बहुत ज्यादा ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल।